हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज स्टार्ट वेयर एवर यू आर बिकॉज दैट इज द राइट टाइम टू बिगिन अगेन। यानी कि आपको सही वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर सही वक्त का इंतजार करते रहेंगे तो आपको क्या पता कौन सा वक्त सही है। कोई पंडित जी आके बताएंगे क्या कि ये मुहूर्त सही है, अभी आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करो। वही ना, आप जहां हैं, जिस स्थिति में है, जिन हालातों में है, जो भी आपके पास्ट में घटना हुई, विफलता मिली, निराशा हुई, छोड़ो, सबको गोली मारो, इग्नोर करो, सब चीज को अवॉइड करो। आपके पास आज है, आपका आज आपके हाथ में है। पुरानी चीजों के ऊपर अफसोस करके कोई फायदा तो होने नहीं वाला, उससे आपका भविष्य तो अच्छा होगा नहीं। तो बेटर है आप जहां हैं आज के वक्त में उसको दोबारा से शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल करो। कोई सही वक्त नहीं आएगा, सही वक्त आने पे करूंगा, ये सब चीजें सिर्फ कहने की होती हैं। असल में सही वक्त कभी नहीं आता, सही वक्त बनाना पड़ता है। ठीक है, तो बनाओ, अपना भविष्य आपके हाथ में है। मैंने पहले भी 1000 बार बोला है कि आपका भविष्य आपके खुद के हाथ में, तो उसको बनाने के लिए या तो आज आप मेहनत कर लो या फिर सपने देखते रहो और फिर आगे आने वाले समय में फिर वही चीज होगी, काश मैंने उस टाइम ये कर लिया होता। ठीक है, तो उस काश से ना मिलना पड़े दोबारा अपनी जिंदगी में, तो अपने आज का पूरा यूटिलाइज करो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। British government's proposed clampdown shows that on इकोनॉमी एंड इमिग्रेशन इट कंटिन्यूज टू गेट थिंग्स रॉन्ग। बोल रहे हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रैम्प डाउन यानी कि कम करना है, किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो चीजें हैं वो दिखाई दे रही है कहाँ पे, उनकी इकोनॉमी के ऊपर और इमिग्रेशन के ऊपर, जो कि चीजों को और ज्यादा गंभीर कर रही है, गलत कर रही है। ठीक है, रॉन्ग कर रही है यानी कि वर्स कर रही है। एज अ फॉर्मर बैंकर and Chancellor of Exchequer during the difficult years of pandemic between 2020 to 2022, UK's Prime Minister ऋषि सुनक। अब ऋषि सुनक की बात कर रहे हैं कि वो पहले पहले फॉर्मर बैंकर रह चुके हैं और चांसलर रह चुके हैं। किसके? एक्सचेकर, यानी कि जो शाही खजाना ट्रेजरी होती है उसके वो एक्सचेकर रह चुके, उसके वो चांसलर रह चुके हैं। कब? पेंडेमिक के सालों के दौरान में, 2020 से 2022 के दौरान में। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक might have been expected to have a healthy skepticism about utility of blunt instruments। तो ऐसा माना जा रहा था कि उनके पास में एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म मतलब संदेह है, डाउट होगा किस चीज का, कि भाई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि सीधे सीधे जो आप कुछ चीजें लगाते हैं, रूल्स वगैरह बनाते हैं, उनको यूटिलाइज करने का या फिर राज खजाने को यूटिलाइज करने का उनके पास में कुछ अच्छा तरीका होगा, ये माना जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली इन अ मेक और ब्रेक इलेक्शन ईयर, लेकिन बड़े दुखद तौर पे एक मेक और ब्रेक मतलब कि या तो बना लो या बिगाड़ लो, ऐसी वाला इलेक्शन साल है ये। ठीक है, ऐसी वाली स्थिति है। इट अपियर्स दैट सुनक हैज अबैंडन्ड प्रूडेंस फॉर अ काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी पॉपुलिज्म। तो ऐसा लग रहा है कि ऋषि सुनक ने क्या किया है? अबैंडन यानी कि त्याग दिया है। क्या त्याग दिया है? प्रूडेंस यानी कि सावधानी से कुछ काम करना, उन्होंने सावधानी जो है त्याग दी है। किसके लिए? काउंटर प्रोडक्टिव मतलब सेल्फ डिफीटिंग, खुद को हराने वाले पॉलिसी पॉपुलिज्म मतलब जनता को लुभाने वाला, यानी कि कुछ लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और अपनी सूझबूझ को खो दिया। ठीक है, पूरे इस स्टेटमेंट का अर्थ ये है कि एक तो ये मुख्य इलेक्शन ईयर है। ठीक है, जो भी इस साल में वो पॉलिसीज बनाएंगे वो उनके इलेक्शन कैंपेनिंग के ऊपर असर पड़ेगा, राइट। और उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी समझ को त्याग दिया है और जो कुछ लोगों की, पॉपुलर लोगों की राय है, कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली ऐसी पॉलिसीज बना के। His government's recent consideration of action against the graduate route visa, बोल रहे हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है उसका रिसेंटली कंसिडरेशन यानी कि विचार विमर्श, विचार विमर्श एक तो होता है कि आप चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कंसिडरेशन मतलब आप उसको अपने जहन में ला रहे हैं कि हाँ हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये आपका ओपिनियन है। तो जो उनका रिसेंट कंसिडरेशन है कि भाई हम ग्रेजुएट रूट वीजा के ऊपर कुछ एक्शंस लेंगे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो कि किसके लिए होता है? ग्रेजुएट रूट वीजा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है। शोज दैट इट्स फ्लेलिंग इन दी
फेस ऑफ मल्टी प्रॉन्ग्ड क्राइसिस, तो ये दर्शाता है कि ये इनका एक और असफल प्रयास है। मल्टी प्रॉन्ग मतलब बहु दिशाओं का एक बहुपक्षीय क्राइसिस चल रहा है इस वक्त यूके में, उसमें से एक प्रयास है इनका, असफल प्रयास है कि हम इस तरीके से हो सकता है कुछ चीजें सुधारने की कोशिश करें। और वो तरीका क्या है कि वो ग्रेजुएट रूट वीजा के अगेंस्ट में कुछ एक्शंस लेंगे। और ग्रेजुएट रूट वीजा क्या होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहां पर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ऑफ अ डिक्लाइनिंग इकोनॉमी एंड राइजिंग इमिग्रेशन, तो वो जो मल्टी प्रॉन्ग्ड क्राइसिस है वो क्या है, एक तो उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है और उनके यहाँ पे इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। There is no doubt that a growing influx of people continues to be a challenge. तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे आ रहे हैं, इन्फ्लक्स मतलब आगमन, तो जो जनता वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आ रही है, ये एक चैलेंज तो है। जाहिर सी बात है, अगर आपके देश की पॉपुलेशन आपके रिसोर्सेज से ज़्यादा हो जाएगी तो आपके लिए वो प्रॉब्लम होगी। एज अ पॉलिसी मेकर आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस ईयर अलोन दैट फिगर हैज़ ग्रोन बाय 25% इन द यूके। बोल रहे इस साल में ही ये आंकड़ा जो है 25% तक बढ़ चुका है यूके में ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। अगर इसी दौरान का पिछले साल का कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले में इस साल 25% बढ़ गया है। सुनक्स गवर्नमेंट सीज कर्बिंग हाई माइग्रेशन फिगर्स, तो सुनक की सरकार ने सोचा कि हम क्या करें, जो प्रव्रजन है, इमिग्रेशन है, माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम कम करें, उसके ऊपर रोक लगाएं। लीगल एंड इलीगल, चाहे वो लीगली हो चाहे इलीगल हो, एज अ प्रायोरिटी एरिया, ये हमारा मुख्य ध्यान का केंद्र होना चाहिए, ऐसा उनकी सरकार ने सोचा। हाउएवर इट्स अप्रोच टू फिक्सिंग इट माइट एंड अप हर्टिंग इट्स ओन सिटीजन्स इंटरेस्ट द मोस्ट। लेकिन अगर वो इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं तो ये संभावना है कि उनके खुद के देश के जो नागरिक हैं उनका हित सबसे ज्यादा हानि पहुंचे, उनके हित को सबसे ज्यादा हानि पहुंचे। अब कैसे हो सकता है? हो सकता है कि वहां पे जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे थे तो एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन उनके साथ में हो रहा था, तो उनकी जो बच्चे होंगे वो उनको हेल्दी कंपटीशन नहीं मिलेगा, उनको समझ में नहीं आएगा, वो कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे। या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके लोगों के पास में अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी कि वो कम पैसों पे अच्छे वर्कफोर्स को हायर कर सकते थे, लेकिन अब वो चीज भी परेशानी होगी, है ना। तो कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, देखते हैं कि अगर बताया आगे पैसेज में तो नहीं। एक्सेस टू क्वालिटी हायर एजुकेशन हैज बीन वन ऑफ द अपील्स ऑफ द यूके फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब क्या यहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सबके पास, मतलब सब कोई उसको एक्सेस कर सकता था, और ये एक अहम पहलू था जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके जाना चाहते थे। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे इसीलिए आना चाहते थे, इंक्लूडिंग एंड स्पेशली दोज फ्रॉम इंडिया, खास तौर पे हिंदुस्तान के बच्चे, whose considerable tuition fees help subsidize the education costs of domestic students। ये देखो, ये मुख्य कारण है कि वहां की जनता को क्या नुकसान पहुंचेगा कि हमारे बच्चे जो यहाँ से जाते हैं हिंदुस्तान से, उनकी जो बहुत भारी भारी ट्यूशन फीस होती है, उसी की वजह से वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहां के नेटिव लोग हैं, यूके के बाशिंदे हैं, लोकल हैं, उनकी जो स्टूडेंट फीस होती है, एजुकेशन कॉस्ट होती है, उसको सब्सिडाइज किया जाता है इन्हीं ट्यूशन फीस की मदद से, क्योंकि ये इकोनॉमी में आएगा, उनके राजकोष में आएंगे ट्यूशन फीस, और उसी राजकोष से ही तो बजट्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ के बच्चों ने वहां जाना छोड़ दिया तो ट्यूशन फीस में कितना भारी वहां पे कमी आ जाएगी। इन द post-pandemic world, UK's universities have also served as a route to recovery for its floundering economy। बोल रहे हैं पोस्ट ब्रेक्जिट क्या हुआ था, ब्रिटेन ने जो यूरोपियन यूनियन है उससे एग्जिट मारा था। ठीक है, उसके सदस्यता त्याग दी थी ब्रिटेन ने, तो वो जो उसके अब ब्रिटेन के इतिहास को दो दौर में डिवाइड कर दिया। एक तो ब्रेक्जिट से पहले, यानी कि जब वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य था तब का समय, और एक ब्रेक्जिट के बाद का समय। तो ब्रेक्जिट के बाद के समय में, पेंडेमिक के बाद के समय में, यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने एक बहुत भारी मदद का रास्ता दिया है यूके की गिरती हुई इकोनॉमी को। ठीक है, तो यानी कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज से जो बच्चे, हमारे बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनकी ट्यूशन फीस वगैरह जो है उसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी हुई है। ठीक है, उसको भी मदद मिली है। द पोस्ट स्टडी वीजाज हैव बीन अ क्रूशियल कॉग इन दैट प्रोसेस। और जो पोस्ट स्टडी वीजा होते हैं, यानी कि जैसे कि आप वहां पे गए, आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की कंप्लीट होगी, उसके बाद में आपने एक और वीजा अप्लाई किया, पोस्ट स्टडी वीजा। ठीक है, तो बोल रहे कि ये एक अहम पहलू था, अहम कंपोनेंट था इस पूरी प्रक्रिया का।
क्या था इसमें? लॉन्च्ड इन 2021, दे अलाउ स्टूडेंट्स टू रिमेन इन द यूके फॉर एटलीस्ट 2 years अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ बैचलर्स डिग्री। बोल रहे हैं कि 2021 में ये संचालित किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में, अगर वो बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं तो उसके बाद वो 2 साल तक यूके में रह सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट कोर्सेज करें तो 2 साल तक रह सकते हैं। For those with PhDs or other doctoral qualifications, the stay is extended to 3 years. और जो बच्चे PhD कर रहे हैं या कोई और डॉक्टोरल क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं, उनको ये एक्सटेंशन जो है 3 साल का था, यानी कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के 3 साल बाद तक वहां पे रह सकते हैं विद एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और साथ ही साथ इन 3 सालों में उनके पास में ये प्रावधान था कि वो कोई भी वहां पे जॉब कर सकते थे। उनको अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो कर सकते थे, उसके लिए उनको अलग से एम्प्लॉयमेंट वीजा या जॉब वीजा लेने की जरूरत नहीं थी। Between 2021 and 23, for instance, the Independent Migration Advisory Committee found that Indians accounted for 89,200 visas or 42% of the overall grants. बोल रहे हैं 2021 और 2023 के बीच में, उदाहरण के तौर पे एक इंडिपेंडेंट यानी कि वो किसी सरकारी संस्था से जुड़ी हुई नहीं है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, MAC। इन्होंने पाया कि इंडियंस जो हैं वो जितने भी ओवरऑल वीजाज वहां पे ग्रांट किए जाते हैं यूके में, उसका 42% जो है इंडियंस का है। यानी कि जो कि अगर नंबर्स की बात करें तो 89,200 वीजा जो है इंडियंस के लिए गए थे इंडियंस द्वारा। Despite the Sunak government's recent intent to restrict it only to the best and the brightest students over those who are driven more by a desire फॉर इमिग्रेशन रादर देन एजुकेशन। बोल रहे हैं हालांकि सुनक सरकार के जो प्रयास थे कि भाई रिसेंट टाइम्स में कि ये जो वीजा की प्रक्रिया है ये हम बेस्ट और ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स के लिए रखें, बजाय कि उन बच्चों के लिए जो केवल वहां से माइग्रेट हिंदुस्तान से US UK जाना चाहते हैं और उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वो बस वहां पे जाके सेटल होना चाहते हैं। उस चीज को छोड़ के, उन बच्चों को छोड़ के हम ब्राइट और बेस्ट स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाने की कोशिश करें। मैक्स असेसमेंट फाउंड दैट देयर इज नो एविडेंस ऑफ द वीजा बीइंग अब्यूज्ड। तो मैक के असेसमेंट ने, उसके आंकलन ने पाया है कि ऐसा कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि कोई भी स्टूडेंट अपने स्टूडेंट वीजा का अब्यूज कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, experts including members of Sunak's own party point out that it will exacerbate the financial distress of British universities। बोल रहे हैं बल्कि इसके विपरीत एक्सपर्ट्स का, और जिसमें कि सुनक के खुद की पार्टी के कुछ मेंबर्स भी शामिल हैं, वो ये बात उठाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि अगर सुनक का ये फैसला हम लागू करते हैं तो उससे क्या होगा, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ सकते हैं एंड स्लो डाउन द यूके's इकोनॉमिक रिकवरी। और इसकी वजह से यूके की जो इकोनॉमिक को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी स्लो डाउन हो जाएगी, उसमें भी कमी आ जाएगी। दिस मायोपिक कंजर्वेटिज्म इन फैक्ट हैज शोन, तो मायोपिक मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटेड। कंजर्वेटिज्म मतलब रूढ़िवाद, यानी कि हम किसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो शॉर्ट साइटेड रूढ़िवाद है ना, इनफैक्ट हैज शोन अप इन अ स्ट्रीक ऑफ बैड पॉलिसी मेकिंग। ये एक लगभग दौर सा चल पड़ा है बैड पॉलिसी मेकिंग में, और उसमें बार बार दिखाई दे रहा है कि हम लोग दूरदृष्टि नहीं रख पा रहे हैं। इन अप्रैल, द कंट्रोवर्शियल रवांडा बिल दैट सीक्स टू डिपोर्ट सिलेक्ट असाइलम सीकर्स टू द अफ्रीकन नेशन पेंडिंग असेसमेंट फॉर परमानेंट रिसेटलमेंट। बोल रहे हैं कि अप्रैल में क्या हुआ था, एक बहुत कंट्रोवर्शियल रवांडा बिल उन्होंने पास किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि कुछ असाइलम सीकर कौन होते हैं, वो लोग जो अपने देश में त्रसित हों, ठीक है, वो आपके देश में आए हैं एक शरणार्थी के तौर पे, ठीक है, तो उन लोगों को अफ्रीकन नेशन में भेज दिया जाएगा, जहां जब तक उनका असेसमेंट जो है, जांच पड़ताल जो है पेंडिंग है, तब तक वहां पे भेज दिया जाएगा परमानेंट रिसेटलमेंट के लिए। और ये बिल पास किया गया था। Reportedly, the British government spent nearly 300 million pounds on a scheme that is cruel and xenophobic। वो कथित तौर पे रिपोर्टेडली ऐसा पाया गया कि ब्रिटिश सरकार ने 300 मिलियन पाउंड्स इस पॉलिसी के ऊपर खर्च किए, जो कि बहुत ना सिर्फ क्रूअल है, यानी कि बहुत दोष्ट है, बहुत ही खतरनाक है,
इसके अलावा वो जेनोफोबिक भी है। जेनोफोबिक मतलब विदेशी लोगों से हम नफरत करते हैं, ऐसी भी है। द डेलिबरेशन ओवर द ग्रेजुएट रूट वीजा शोज अ सिमिलर लैक ऑफ एंगेजमेंट। तो अब जो विचार विमर्श इस ग्रेजुएट रूट वीजा के ऊपर हो रहा है उसमें भी इसी तरीके की एंगेजमेंट की कमी दिखाई दे रही है, यानी कि सूझबूझ की कमी दिखाई दे रही है, विद कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ हैवी हैंडेड पॉलिसी, जिसमें कि इश्यूज बहुत कॉम्प्लेक्स है और हम पॉलिसी को हैवी हैंडेड यानी कि कठोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट प्लेज टू द एंजाइटीज एंड इनसिक्योरिटीज ऑफ सम, जो कि कुछ लोगों की चिंता और इनसिक्योरिटीज का लाभ उठा रही हैं, उनको बढ़ावा दे रही है, उनका लाभ उठा रही हैं। ऑन दिस फ्रंट सुनक्स गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली फेल्ड टू स्टेप अप टू द टास्क। तो बोले अगर हम इस पहलू पे नजर डालें तो इस पहलू पे बार बार ये देखा गया है कि ऋषि सुनक की जो सरकार है वो फेल रही है, विफल रही है और वो कार्यभार संभालने योग्य नहीं है। ठीक है, ये था पैसेज। बेसिकली यूके में एक बिल पास किया जाना है, उसके ऊपर चर्चा, उसके ऊपर कंसिडरेशन किया जा रहा है। ठीक है, जो कि है ग्रेजुएट रूट वीज़ाज़ के ऊपर। और ग्रेजुएट रूट वीज़ाज़ जो हैं वो उन बच्चों को दिए जाते हैं जो बाहर देश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। तो वो अपनी शायद किसी चीज़ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अब जैसा कि वहाँ पे कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि बाहर के बच्चे आके हमारी नौकरियाँ खा जाते हैं, राइट। तो वो शायद इस वजह से हो, कुछ लोगों की चिंता है, वो चिंता कोई भी हो सकती है, उनकी इकोनॉमी को लेकर हो सकती है, उनकी जॉब को लेकर हो सकती है, उनके स्कोर्स को लेकर हो सकती है, लेकिन कुछ पहलुओं पे चिंता है, कुछ लोगों की एंजाइटी है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको विचार करते हुए ये फैसला लिया गया। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि यूके, यूएस जैसे जो देश हैं वो ओवर पॉपुलेशन, ओवर माइग्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान, चाहे पढ़ने वाले, वो सब इन्हीं देशों की तरफ रुख करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए या जॉब के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, राइट। तो वो इस चीज़ से तो वो समस्या से परेशान है, लेकिन आप ग्रेजुएट रूट वीज़ाज़ को उसके ऊपर रोक लगा के ये समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। ठीक है, लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस है उनके बेसिस पे ब्रिटेन की इकोनॉमी भी थोड़ी स्थिर होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ पहलू उन्होंने बताया। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? तो टोन पैसेज की बिल्कुल क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि वो जो पॉलिसी आई है, ऋषि सुनक सरकार की अभी तक के फेलियर्स रहे हैं उनको दर्शाती है। ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है। ऑप्शन बी, क्रिटिकल, इज करेक्ट। Based on the passage, what can be inferred about the potential impact of curbing the graduate route visa scheme on the UK's higher education sector? तो पैसेज के अनुसार अगर ग्रेजुएट रूट वीज़ा को रद्द किया जाता है, खत्म किया जाता है, रोका जाता है, तो यूके के हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो हमने पढ़ा ना कि भाई उनकी जो ट्यूशन फीस है उसकी वजह से वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सब्सिडीज दी जाती हैं। ठीक है, उसको सब्सिडाइज किया जाता है, तो वो खत्म हो जाएगा, उसको नुकसान पहुंचेगा। It will likely result in significant decrease in the number of international students, particularly from India। बिल्कुल सही है ये। बच्चों की अगर ट्यूशन फीस वगैरह अगर ये वीज़ा रोकते हैं तो जाहिर सी तौर पे इसीलिए रोक रहे हैं कि बच्चों को नहीं आने देना चाहते वो, और फिर उसका नंबर तो कम हो गई। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट विल लीड टू सब्सटैंशियल इंक्रीज इन ट्यूशन फीस ऑफ डोमेस्टिक स्टूडेंट। देखो इसकी संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अभी कह नहीं सकते, वो तो जब करेंगे उसके बाद में वो इस चीज़ को सोचेंगे कि अब हम सब्सिडीज कहाँ से दें। तो हो सकता है कि वो कुछ और जरिया निकालें सब्सिडीज देने का, या फिर वो बच्चों की ट्यूशन फीस बढ़ा दें। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हम कह नहीं सकते, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी मेकिंग के बाद में ही हमें पता चलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। इट विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय रिड्यूसिंग ओवर क्राउडिंग इन यूनिवर्सिटीज। देखो ये भी एक रिसर्च का विषय है, अभी इसके ऊपर कहना जल्दबाजी होगा कि ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर प्रभाव पड़ा है, ये पहले जांच का विषय है। फिर उसके बाद ये जांच का विषय है कि ओवर क्राउडिंग कम होने से क्या एजुकेशन सिस्टम इफेक्ट हुआ है इन अ बेटर वे, तो क्या वो एक्चुअल में चीजें हो रही हैं, तो ये जांच का विषय है। अभी इसके ऊपर चर्चा हुई नहीं है, हम अभी इमीडिएटली कुछ कह नहीं सकते। और जो पॉलिसी लाई गई है उसमें ये जो है एक ऑब्जर्वेशन इसमें डाला नहीं गया पॉलिसी के अंदर कि हम इस पर्पज से कर रहे हैं। इट विल हैव नो नोटिसेबल इम्पैक्ट, तो ऐसा नहीं होगा। इम्पैक्ट जाहिर तौर पे पड़ेगा क्योंकि इनकी ट्यूशन फीस से वहां पे एजुकेशन सिस्टम को सब्सिडाइज किया जाता है, तो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
What is the main theme of the passage? The benefits of graduate route visa for international students. तो main theme ये तो नहीं है कि उसके फायदे क्या हैं international students के लिए, right? The economic impact of international students on UK universities. तो मुख्य पहलू ये नहीं है, हालांकि ये भी डिस्कशन का एक पार्ट है, इस पैसेज का एक पार्ट है कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, उन्होंने उनके आने से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आने से वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये मेन चर्चा का टॉपिक नहीं है, चर्चा का टॉपिक है यूएस गवर्नमेंट के इमिग्रेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं वो कैसी खराब पॉलिसीज हैं, बेकार पॉलिसीज हैं, ये डिस्कशन का विषय है। क्रिटिसिज्म ऑफ यूके गवर्नमेंट्स इमिग्रेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर ऋषि सुनक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और राइटर ने साफ तौर पे बोला है कि वो इस काबिल नहीं है कि दूरगामी सोच रख के पॉलिसीज बनाए, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What inference can be drawn about the UK government strategy toward immigration based on the passage? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार यूके गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजीज रही हैं इमिग्रेशन के प्रति, उसके बारे में क्या हम समझ सकते हैं, क्या बात कह सकते हैं। द यूके गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन कम्प्लीटली स्टॉपिंग ऑल फॉर्म ऑफ इमिग्रेशन। तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि वो हर एक प्रकार का इमिग्रेशन रोकना चाहते हैं, ऐसा तो हमें अभी दिखा नहीं, बट जो इमिग्रेशन को कम करने की उनकी पॉलिसीज है वो सही नहीं है। द गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग लीगल इमिग्रेशन ओवर इलीगल इमिग्रेशन, ये भी इनकरेक्ट है। ये तो हर देश वैसे यही चाहता है, इलीगल इमिग्रेशन कोई सरकार के कंट्रोल में थोड़ी है। The government's approach might inadvertently harm the interests of UK citizens. बोल रहे हैं कि जो सरकार की अप्रोच है वो जाने अनजाने वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, यूके के जो सिटीजन्स हैं, उनके हित को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि करेक्ट है, जो कि हमने देखा कि यहाँ के जो बच्चे जाते हैं उनकी ट्यूशन फीस से वहाँ के स्टूडेंट्स की एजुकेशन सब्सिडाइज की जाती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the passage, what potential impact could restricting the post-study visa have on the UK? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार अगर ये पोस्ट स्टडी यानी कि स्टडी होने के बाद में, ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट होने के बाद में जो एक्सटेंशन दिया जाता है, अगर उसको रोकते हैं तो उसका यूके के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, की उनकी एजुकेशन क्वालिटी में बेहतरी होगी, इनकरेक्ट है ये। रिडक्शन इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, कि उनका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, वो तो बढ़ेगा, ठीक है। स्लोइंग डाउन द यूकेज इकोनॉमिक रिकवरी, बोला ना कि ब्रेग्जिट के बाद में और पोस्ट पेंडेमिक एरा के बाद में अगर ये कदम वो उठाते हैं तो इससे उनकी इकोनॉमी जो है वो स्लो रिकवर होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. ठीक है। My father was always ordering about my sister. आपकी बहन के बारे में कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे थे, आपकी बहन को ऑर्डर करते रहते हैं, आपके पापा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो my father was always ordering my sister about, ठीक है, ना कि ordering about my sister, ordering on my sister, ordering my sister about, no improvement required, giving order to for my sister। तो अगर ये होता giving orders to my sister तो भी करेक्ट होता, for my sister नहीं होता, ठीक है। सो ऑर्डर के साथ में for नहीं होता, to होएगा। सो ordering my sister about, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। मिसलेनियस, इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट, EXCLAMATION, ठीक है। आई नहीं आएगा यहाँ पे आई पार्ट गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिसिप्लिनेरियन करेक्ट है। Select the option that can be used as one word substitute for given group of words. Something that is strong and lasts a long time without breaking or becoming weaker. कोई ऐसी चीज जो बहुत मजबूत हो और बहुत लंबे समय तक टिकी रहे बिना टूटे, बिना कमजोर हुए। तो अगर कोई ऐसी चीज, उसको क्या बोलते हैं, ये ड्यूरेबल है। जब एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं मैट्रेसेस वगैरह की तो लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल ये चीज बोली जाती है। रिलायबल एंड ड्यूरेबल, भरोसेमंद, और ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। सो ऑप्शन ए ड्यूरेबल इज करेक्ट। हार्श मतलब कठोर, प्लायबल मतलब लचीला, सिक्योर मतलब सुरक्षित। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ड्यूरेबल इज करेक्ट। यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर, तुमने मेरी क्वेरी का जल्दी जवाब देना था, ठीक है। तो हैव के साथ में क्या आएगा, रिस्पॉन्डेड, क्योंकि पास्ट की घटना हुई है, आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बता रहे हैं, तो क्या आएगा, रिस्पॉन्डेड। यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी सूनर।
सो हैव रिस्पॉन्ड की बजाय हैव रिस्पॉन्डेड. My friends succeeded because they left no stone unturned in their search for an answer to the problem. मेरे फ्रेंड्स इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने no stone unturned का मतलब होता है, to leave no stone unturned का मतलब होता है कि हर एक संभावना को उनने जांचा परखा, हर एक संभावना, जो भी संभावनाएं थी उन सबको उन्होंने आजमाया. ठीक है, तो नो स्टोन अनटर्न मतलब सारी संभावनाओं को, सारे पॉसिबल एफर्ट्स को करना, लगाना. इन देयर सर्च फॉर आंसर टू द प्रॉब्लम. डिपेंडेंट ऑन मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के ऊपर निर्भर थे, नहीं. मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट यानी कि हर एक संभव प्रयास उन्होंने किया. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. शी इज मेकिंग अ ब्यूटिफुल बीडेड कर्टन. वो एक बहुत सुंदर बीडेड कर्टन बना रही है. तो बना क्या रही है? मेकिंग. मेक क्या है? हमारा वर्ब है. इज हेल्पिंग वर्ब है. शी हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट है. ब्यूटिफुल बीडेड कर्टन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ब्यूटिफुल बीडेड कर्टन पहले आ जाएगा. और ब्यूटिफुल बीडेड कर्टन मेकिंग आईएनजी फॉर्म में है तो क्या आएगा? इज बीइंग मेड. इज है, ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा. इज तो वॉज नहीं आएगा, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा. वॉज मेड नहीं होगा, वॉज इज बीइंग मेड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. रोहन वॉज पुश्ड इनटू द पूल बाय करण. अब बाय के बाद में जो हमारा प्रेजेंट होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट पहले आएगा, क्या आएगा? करण. वॉज पुश्ड धक्का दिया गया. ठीक है, करण, तो करण ने पुश किया होगा. करण पुश्ड, किसको पुश किया होगा? रोहन को. तो हमारा ऑब्जेक्ट होएगा रोहन. करण पुश्ड रोहन. और कहाँ पुश किया? इनटू द पूल. इनटू द पूल. करण वॉज पुशिंग. उस टाइम पुश कर नहीं रहा था, पुश कर चुका था. करण हैड पुश्ड नहीं आएगा. करण पुश्ड रोहन इनटू द पूल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. रेक्टिफाई. रेक्टिफाई मतलब किसी चीज में कुछ सुधारना. आपसे कोई गलती हो जाए तो आप बोलेंगे ना कि अब मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूं, तो आप उसको सुधारो कैसे. एंटोनिम क्या हो जाएगा? खराब करना, करप्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सिलेक्ट चूज करना, करेक्ट सुधारना या फिर करेक्ट होना. असिस्ट सहायता करना. तो अगेंस्ट में क्या जा रहा है? केवल एक करप्ट जो कि होता है बिगाड़ना. द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स. टीचर ने बच्चों को कहा कि भाई, बच्चों को कहा कि आप लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए. तो अब वो क्या कर रही थी? सलाह दे रही थी. सो टीचर वॉज एडवाइजिंग. वॉज एडवाइजिंग नहीं आएगा क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में कुछ भी नहीं है. टीचर एडवाइज्ड her students to work hard for their exams. तो ये incorrect है. The teacher told students for working hard for their exam. तो बच्चों को कहेंगे for working नहीं आएगा, to work आएगा. ठीक है. The teacher was telling her students to work hard for their exam. तो was telling नहीं आएगा. Teacher advise वो सलाह है एक. ठीक है. You must जो बोल रहे ना वो एक suggestion है, सलाह है. Teacher advised her students to work hard for their exam. Option D is correct. But in developed societies the childhood and adolescence is extended. लेकिन developed societies में जो बचपन है और जो वयस्क की उम्र है वो बढ़ जाती है. कैसे देखते हैं. इन रूरल कम्युनिटीज द कस्टम्स आर मोर यूनिफॉर्म. रूरल कम्युनिटीज में, गांव के इलाकों में जो कस्टम्स हैं वो बहुत यूनिफॉर्म है, यानी कि सबके लिए समान है. दिस प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट. इसकी वजह से एजुकेशन में और कैरेक्टर डेवलपमेंट में ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. द प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड रियरिंग वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. बोल रहे हैं कि बच्चों के पालन पोषण की जो प्रैक्टिस है कि कोई कैसे पाल रहा है, कोई कैसे पाल रहा है, वो कल्चर से कल्चर अलग अलग होती हैं. अब जैसे कि चाइनीज लोग अपने बच्चों को अलग तरीके से पालते हैं. ज़्यादातर एशियन कंट्रीज में हमारे बच्चे जो हैं वो हम लोगों के साथ में ही रहते हैं बड़े होने के बाद भी. ठीक है. लेकिन यूएस के देश जैसे हैं वहाँ पे अगर बच्चे साथ में रहते हैं तो उन लोगों के लिए टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता है. कि जैसे कि ऐश्वर्या राय से भी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहती हैं, जबकि आप अपना अर्निंग करते फिर भी आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहती हैं. तो उनके लिए बड़ी अजीब बात है, विचित्र बात है, क्योंकि उनके वहाँ पे बच्चे ऐसे साथ में नहीं रहते. ठीक है. तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चला कि अलग अलग कल्चर्स में किस तरीके से बच्चों का भरण पोषण किया जाता है, पालन लालन पालन किया जाता है. वो टॉपिक का विषय है. ठीक है. वो मेन टॉपिक है. तो ये हो गया. अब फिर वो डिफरेंस बता रहे हैं कि रूरल इलाकों में बट है तो बट के लिए पहले एक कोई चीज होगी, उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए बट होगा. तो वो पहले क्या बताया गया कि रूरल कम्युनिटीज में कस्टम्स बहुत यूनिफॉर्म है. ठीक है. लेकिन अगर वही हम कंपैरिजन करें डेवलप्ड सोसाइटीज से तो वहां पे बच्चों के
बचपना और एडोलसेंस एक्सटेंडेड है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा समय तक रहते हैं। 4-5 साल के बच्चों को हम अरे बेटा आप ये खाओगे, अरे बेटा आप एप्पल खाओगे, ये करोगे वो करोगे करते। गांव के बच्चे जो है ना 4 साल के, वो दूध लेने जा रहे होते हैं कि मम्मी मैं दूध लेकर आता हूँ जाके आंटी के घर से, अकेले, राइट, और अकेले खेल रहे होते, पूरे गाँव भर में भटक रहे होते हैं। सो ये परिवर्तन, यहाँ पे बदलाव है। लेकिन फायदा क्या होता है, इससे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एजुकेशन की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4th पॉइंट। सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है DBA, DAB, DBAC, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिस्टरप्ट मतलब किसी चीज में रुकावट डालना, बाधा डालना, राइट। तो इसका सिनोनिम क्या होएगा, ब्रीच मतलब भाई उल्लंघन करना, बाधा डालना। इंजर मतलब कि कुछ चीज को चोट पहुंचाना। अरेंज कुछ व्यवस्था करना। ऑर्गेनाइज मतलब एकदम संगठित रूप से रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ब्रीच इज करेक्ट। द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट परटर्ब्ड बाय स्ट्रॉन्ग गेल, बोल रहे हैं जो सेलर्स का ग्रुप था, क्रू था, अब सेलर का ग्रुप क्रू बोला गया, तो क्रू एक क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। कैसे, क्योंकि वो पूरे ग्रुप को उन्हें क्रू का नाम दिया, राइट। अगर क्रूज होता तो वर्ब पॉसिबल था, लेकिन क्रू मतलब सिंगल, एक जहाज के ऊपर जितने भी टोटल व्यक्ति हैं उनको क्रू ही बोला जाएगा। तो क्या आएगा, द क्रू ऑफ सेलर वॉज नॉट, ना कि वर नॉट, वॉज नॉट परटर्ब्ड मतलब विचलित होना, घबराना, ठीक है, बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। गेल मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसको बोला जाता है। तो वो सेलर्स का जो क्रू था वो तेज हवाओं से, मजबूत हवाओं से डरा नहीं, विचलित नहीं हुआ। सो वर की बजाय क्या आएगा, वॉज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The manager said, could you please confirm me whether you have received all the items that you had ordered? Could you please confirm to me होएगा, ना कि confirm me होएगा। क्या तुम मुझे confirm कर दोगे ये चीज कि जो जो चीजें तुमने मंगवाई थी वो सारी आ गई हैं, ठीक है। तो could you please that you have ordered have received all the, confirm me की बजाय confirm to me, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कॉन्ट्ररी मतलब विरोधाभासी, यानी कि कोई चीज अपने दो रैंडम अलग अलग चीजें जो होंगी, राइट। आप मन में एक विचार आ रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं संभावना है, लेकिन फिर आप बोल रहे हो कि नहीं यार मेरे तो आज दिन तक स्कोर ही इतना अच्छा नहीं आया, मैं शायद ना कर पाऊँ। तो क्या कॉन्ट्राडिक्टरी विचार है, कॉन्ट्ररी विचार है। टेरिबल मतलब बहुत ही बेकार, खराब। अब टेरिबल के स्पेलिंग होते हैं TERRIBLE, टेरिबल, ठीक है, और यहाँ पे BAL लिखा है जो कि इनकरेक्ट है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो हमारे धरती है उसको कुछ रेखाओं में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। मैनर्स मतलब स्वभाव, जो हमारे एटिकेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी टेरिबल इज करेक्ट। नेग्लिजेंट का एंटोनिम बताना। नेग्लिजेंट मतलब किसी चीज को अनदेखा करना, ठीक है, लापरवाह होना। फेथफुल मतलब वफादार। स्ट्रेंज मतलब अजीब। इनडिफरेंट यानी कि उदासीन। और केयरफुल मतलब बहुत ही सावधान, सतर्क। तो नेग्लिजेंट यानी कि केयरलेस, तो केयरफुल क्या होगा, इसका एंटोनिम हो गया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The greedy man rushed home to tell his wife and daughter about his wish. तो greedy man जो है वो जल्दी से घर की तरफ भागा अपनी बच्ची और अपने वाइफ को अपनी विश के बारे में बताने के लिए। All the dash touching the objects in his path and watching dash convert into gold. All the, अब वो पूरे रास्ते भर में जा रहा था, ऑल द वे टचिंग द ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, तो वो पूरे रास्ते में चीजों को छूता जा रहा था और उनको मैजिकली किसी भी मटेरियल से गोल्ड में बदलते हुए देख रहा था। वंस ही गॉट होम, जैसे वो घर पहुंचा, हिज डॉटर डैश टू ग्रीट हिम, उसकी डॉटर उसके पास आई भागी भागी उसको मिलने के लिए। एज सून एज ही बेंट डैश टू स्कूप हर, जैसे ही वो नीचे झुका उसको अपनी बाहों में भरने के लिए, शी टर्न इनटू अ गोल्डन स्टैचू, वो एक गोल्डन स्टैचू में बदल गई। ही वॉज डैश एंड स्टार्टेड क्राइंग, ही वॉज शॉक्ड हो सकता है, ही वॉज सैड हो सकता है, और वो रोने लग गया। ट्राइंग टू ब्रिंग हिज डॉटर बैक टू लाइफ, और कोशिश करने लगा कि उसकी बेटी वापस जीवित हो जाए। द ग्रीडी मैन रश्ड होम
to tell his wife and daughter about his wish all the while touching the objects, all the while wayside मतलब मार्ग के किनारे किनारे, तो यहाँ पे किनारे किनारे की बात नहीं हो रही, इंटरवल यानी कि समय अंतराल, और बिट मतलब थोड़ा सा, और while मतलब जहाँ कहीं भी, जबकि वो पूरे रास्ते में क्या करता जा रहा था, चीजों को छूता जा रहा था. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. द ग्रीडी मैन रश्ड होम टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट हिज विश. वो जल्दी से घर भागा अपनी बच्ची और को अपनी विश के बारे में बताने के लिए. ऑल द वाइल टचिंग द ऑब्जेक्ट्स इन द पाथ एंड वॉचिंग देम कन्वर्ट इनटू गोल्ड, कि उनको बदलते हुए देख रहा था. Once he got home, his daughter dashed to greet him. Rushing to greet him was rush, has rush, rushed. तो जैसे ही वो पहुंचा उसकी बेटी भागती हुई आई, तो his daughter rushed to greet him. Option D is correct. As soon as he bent तो नीचे झुकते हैं ना, तो bent down होगा, up तो नहीं होगा. So as soon as he bent down to scoop her up in his arms, she turned into a gold statue. He was dashed and started crying. He was demolished मतलब किसी चीज को तोड़ देना, ठीक है, किसी ढांचे को गिरा देना. devastated मतलब बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा निराश हो जाना. determined मतलब दृढ़ निश्चय, और destroyed मतलब तबाह हो जाना. तो यहाँ पे वो devastated था, वो बहुत उदास हो गया, ठीक है. तो he was devastated and started crying. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.